नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल ऑफ राजस्थान XYZ में स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो होने वाली है दोस्तों, इंडिया जी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों हिस्ट्री से संबंधित, जो कि सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर के अंतर्गत पूछे गए हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने दे रखा है, लेडी विद द लैंप के नाम से कौन व्याख्यात है। तो लेडी विद द लैंप के नाम से कौन व्याख्यात है, तो इसका अपना जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या राइट आंसर हो जाएगा, फ्लोरेंस नाइटेंगल, ठीक है। फ्लोरेंस नाइटेंगल है जो कि लेडी विद द लैंप के नाम से व्याख्यात है, तो ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा नीचे डिस्क्रिप्शन दे रखा है, लेडी विद द लैंप के नाम से कौन प्रसिद्ध है, फ्लोरेंस नाइटेंगल। ये क्यों व्याख्यात है दोस्तों, ये क्रीमिया के युद्ध में दोस्तों घायल सैनिकों के सेवा हेतु संगठित प्रयास करने वाली प्रसिद्ध अंग्रेज परिचारिका थी दोस्तों, जिसकी वजह से दोस्तों इसको नाइटेंगल, फ्लोरेंस नाइटेंगल को लेडी विद द लैंप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से सन में दोस्तों कलकत्ता और आगरा के बीच में प्रथम टेलीग्राम लाइन खोली गई दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से ईस्वी या कौन से सन में दोस्तों कलकत्ता और आगरा के बीच में प्रथम टेलीग्राफ लाइन की खोली गई, ठीक है। तो इसका जो अपना राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1853 में। 1853 में दोस्तों आगरा और कलकत्ता के मध्य दोस्तों टेलीग्राफ लाइन खोली गई है। टेलीग्राफ लाइन दोस्तों 1851 में प्रायोगिक रूप से कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच में मतलब कि ये चालू की गई, ठीक है। 1851 में जो मतलब कि टेलीग्राफ लाइन है दोस्तों, प्रायोगिक यानी प्रैक्टिकल कहाँ पे किया गया दोस्तों, कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच में। लेकिन बाद में दोस्तों 1853 में ये कहाँ पे खोल दी गई है, कलकत्ता और आगरा के बीच में दोस्तों टेलीग्राफ लाइन 1853 में खोली गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नरम दल और गरम दल के बीच में फूट कहाँ और किस वर्ष पड़ी थी दोस्तों। तो नरम दल और गरम दल की बात करें दोस्तों, इन दोनों के बीच में फूट कब पड़ी थी, तो ये फूट पड़ी थी दोस्तों 1907 के अंतर्गत दोस्तों। और वापस मतलब कि ये एक कब हुए थे दोस्तों, ये एक हुए थे 1916 में, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा नीचे डिस्क्रिप्शन दे रखा है। नरम दल और गरम दल की बात करें दोस्तों, इन दोनों के बीच में 1907 में कांग्रेस के अंतर्गत, कांग्रेस जो मतलब कि एक पार्टी है, इसका एक अधिवेशन हुआ था दोस्तों सूरत के अंतर्गत, ठीक है, 1907 में। और इसकी अध्यक्षता कौन थे दोस्तों, अध्यक्ष करने वाले डॉक्टर रास बिहारी घोष। उसमें मतलब कि नरम दल और गरम दोनों दोनों अलग अलग हो गए कांग्रेस के। लेकिन वर्ष 1916 में लखनऊ अधिवेशन में दोस्तों तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से दोनों ये नरम दल और गरम दोनों मतलब कि एक हो गए। और इसके जो मतलब कि लखनऊ अधिवेशन के जो अध्यक्षता थे वो कौन थे दोस्तों, अंबिकाचरण, ठीक है, अंबिकाचरण मजूमदार। नेक्स्ट देखिए, किस वंश ने सुल्तानों में सबसे अधिक समय तक शासन किया दोस्तों। यहाँ पे किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक शासन किया था, तो यहाँ पे अपन इसके बारे में देखिए तो दोस्तों किसने मतलब कि सबसे ज़्यादा शासन किया था, तो तुगलक वंश के द्वारा सबसे ज़्यादा शासन किया गया लगभग 94 वर्ष के लिए, ठीक है। इसके बारे में अपन थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं। तो दिल्ली सल्तनत के लिए सबसे ज़्यादा जो मतलब कि सबसे पहले वंश आता अपना, कौन सा वंश आता, दास वंश, ठीक है। जिसने दोस्तों 1206 से लेकर 1290 तक यानी कि 84 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था, दास वंश यानी गुलाब वंश के, ठीक है। और इसके बाद में दोस्तों खिलजी वंश ने लगभग 30 साल तक शासन किया, 1290 से लेकर 1320 तक। और तुगलक वंश की बात करें दोस्तों, तुगलक वंश ने जो शासन किया था वो शासन किया था दोस्तों 94 वर्ष, ठीक है। और सैयद वंश की बात करें दोस्तों, सैयद वंश ने शासन किया था, ये अपने 1414 से लेकर 1451 में, यानी कि 6 प्लस लगभग 36 साल के समथिंग इन्होंने शासन किया, ठीक है, सैयद वंश ने। उसके बाद में लोधी वंश की बात करें, लोधी वंश ने कितने समय तक शासन किया था, ये अपने 1451 से लेकर 1526 तक शासन किया, ठीक है। यानी कि 49 साल प्लस 26 साल, ये कितने हो गए अपने लगभग 74 वर्ष, ठीक है। लोधी वंश के द्वारा 74 वर्ष का शासनकाल था, और सैयद वंश का लगभग 36 वर्ष का शासनकाल था, और खिलजी वंश का शासनकाल 30 वर्ष का था, और दास वंश का जो शासनकाल था लगभग वो कितना था, 84 वर्ष का था। लेकिन तुगलक वंश का सबसे ज़्यादा शासनकाल है दोस्तों 94 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ पे करता था दोस्तों। तो अकबर के द्वारा जो विचार विमर्श किए जाते धार्मिक से संबंधित, वो कहाँ पे किए जाते, तो ये दोस्तों इबादत खाने में दोस्तों विचार विमर्श किए जाते धार्मिक से संबंधित, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा नीचे डिस्क्रिप्शन देगा। अकबर की धार्मिक आध्यात्मिक रुचि के परिणाम स्वरूप दोस्तों फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना की गई, ठीक है। दोस्तों अकबर की एक धार्मिक और आध्यात्मिक रुचि के कारण फतेहपुर सीकरी में दोस्तों इबादत खाने की निर्माण करवाया गया, कब करवाया गया दोस्तों, 1575 में, ठीक है।
इबादत खाने में उसकी धार्मिक परिचर्चाओं गुरुवार के सायंकाल में होती थी दोस्तों। कौन से दिन होती थी? गुरुवार के शाम के समय में दोस्तों इबादत खाने में धार्मिक परिचर्चाएँ होती थी, ठीक है? और 1578 में उन्होंने दोस्तों इबादत खाने को धर्म संसद के रूप में परिवर्तित कर दिया और प्रारंभ में केवल मुसलमानों को यहाँ पे मतलब कि सीमित थी, लेकिन बाद में लगभग सभी के लिए इनको खोल दिया, ठीक है, इबादत खाने को अकबर के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, सीमांत गांधी किसका उपनाम है दोस्तों? तो सीमांत गांधी की बात करें दोस्तों, किसका उपनाम हो जाएगा? ये है दोस्तों खान अब्दुल्ला गफ्फार खान, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि सीमांत गांधी के नाम से या फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा अपन नीचे देख लेते हैं। सवनीय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दोस्तों उत्तरी पश्चिमी सबसे पहले सवनीय अवज्ञा आंदोलन हुआ कब था दोस्तों? ये हुआ था दोस्तों 1930 में, ठीक है, 1930 में सवनीय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत में दोस्तों सक्रिय भूमिका निभाने वाले खान अब्दुल गफ्फार खां को दोस्तों प्रिंटर गांधी या फिर सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने दोस्तों 1987 में भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। 1987 में दोस्तों भारत रत्न की उपाधि से किसे सम्मानित किया जा चुका है दोस्तों? खान अब्दुल गफ्फार को। और ये मतलब कि सवर्ण अवज्ञा आंदोलन के दौरान मतलब कि उत्तरी पश्चिमी सीमांत के अंतर्गत सक्रिय भूमिका निभाने वाले थे। इसकी वजह से दोस्तों इसको फ्रंटियर गांधी या फिर सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल में राजस्व का स्तंभरारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो यहाँ पे दोस्तों बंगाल में जो राजस्व का स्तंभरारी या फिर बंदोबस्त स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो ये लागू किया था दोस्तों कॉर्नवालिस के द्वारा, ठीक है, कॉर्नवालिस के द्वारा ये मतलब कि स्थायी बंदोबस्त 10 वर्षों के लिए लागू कर दिया था। इसके बारे में अपन थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं। कॉर्नवालिस ने दोस्तों वार्षिक लगान के स्थान पे 1790 ईस्वी में 10 वर्षीय लगान व्यवस्था लागू की गई और घोषणा की गई कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से स्वीकृति प्राप्त होने के बाद इस व्यवस्था को लगभग स्थायित्व प्रदान किया जाएगा और डायरेक्टर की स्वीकृति मिलने के बाद लगभग 22 मार्च 1793 के अंदर दोस्तों 10 वर्षीय प्रबंध स्थायी कर दिया गया, ठीक है। ये जो राजस्व व्यवस्था है पहले मतलब कि वार्षिक रूप से दी जाती थी, लेकिन यहाँ पे मतलब कि जो ये 10 वर्षीय वार्षिक लगान मतलब कि एक निश्चित कर ली गई, ठीक है, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों? इस स्तंभ मरारी या फिर सत्ताई बंदोबस्त के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ था दोस्तों? तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा अधिवेशन था जिसमें दोस्तों मुसलमान और कांग्रेस का मतलब कि ऐतिहासिक एक मिलन हो गया? तो वो अधिवेशन था दोस्तों लखनऊ अधिवेशन, ठीक है। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों? 1916 के अंदर, ठीक है, जहाँ पे दोस्तों कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक साथ या मिलन हो गया इनका। निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तरी भारत में कई शहरों की स्थापना की थी? तो इनमें से ऐसा कौन सा दिल्ली सुल्तान है दोस्तों जिसने सबसे ज़्यादा शहरों की निर्माण करवाया? तो वो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज़्यादा मतलब कि दुर्ग या मतलब कि अपने इमारतों या शहरों का निर्माण करवाया, नगरों का निर्माण करवाया। फिरोज शाह तुगलक की बात करें दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था और तुगलक वंश का शासनकाल लगभग कितने वर्ष तक रहा दोस्तों? 94 वर्ष तक सबसे ज़्यादा सल्तनत समय में दोस्तों शासन करने वाला है तुगलक वंश, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों मुगल साम्राज्य आया था 1526 के बाद में, तो फिर बाद में मुगल साम्राज्य की बात नहीं की गई, यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की बात की गई। दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा जो शासन करने वाला वंश है दोस्तों वो तुगलक वंश है, ठीक है। तो यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक की बात करें दोस्तों, इन्होंने 300 नवीन नगरों का निर्माण कराया है। उसके द्वारा बसाई गई जो नगरों में दोस्तों एक तो फतेहाबाद है, हिसार है, फिरोजापुर है, जौनपुर है, फिरोजाबाद है, ठीक है। ये मतलब कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाए गए नगर हैं। बुलंद दरवाज़ा कहाँ पे स्थित है? तो बुलंद दरवाजे की बात करें दोस्तों, ये कहाँ पे स्थित हो जाएगा? ये है स्थित है उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। बुलंद दरवाज़ा कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। बुलंद दरवाज़ा एक दार्शनिक स्मारक है जो उत्तर प्रदेश में दोस्तों आगरा शहर के निकट फतेहपुर सीकरी के नामक स्थान पर स्थित है, ठीक है। दोस्तों बुलंद दरवाज़ा है कहाँ पे दोस्तों? ये फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत दोस्तों ये स्थित है। अकबर द्वारा निर्मित है और स्मारक विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार कौन सा है? बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में दोस्तों उत्तर प्रदेश में इसका निर्माण करवाया गया अकबर के द्वारा, ठीक है। तो ये थी दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल को मतलब सब्सक्राइब कर लेना होगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप सर्च कर सकते हैं दोस्तों स्टडी इन राजस्थान, ठीक है। स्टडी इन राजस्थान के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है,